Hello and welcome back to Aspect Vision. My name is Gaurav Misra, and in our today's lecture, I am going to deal with you about the attributes and the benefits of technical writing. So, as we have discussed in the last lecture, what is technical writing? मैंने जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डील किया, जो चीज़ मैंने आपको बताया अबाउट टेक्निकल राइटिंग कि टेक्निकल राइटिंग है क्या। टेक्निकल राइटिंग में हमने फर्दर आपसे जो डिस्कशन किया था वो ये किया था कि टेक्निकल राइटिंग के क्या 5 C's जो 5 क्वालिटीज़ है वो 5 C's क्या है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग फर्दर 2 चीज़ों को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। पिछले बार जो हम लोगों ने देखा टॉपिक में वो हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग का डेफिनेशन देखा था, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग की डेफिनेशन की टेक्निकल राइटिंग होती क्या चीज़ क्या होता है उसके बारे में, उसके 5 C's के बारे में, जिसमें हमने आपसे डील किया था कि उसे कैसा होना चाहिए था। उसे होना चाहिए था, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी 5 C's के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑल अबाउट द टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आज हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल राइटिंग में और टेक्निकल राइटिंग में क्या अंतर है। हम लोग अनेकों पहलू जैसे कि हमारा पर्पस, ऑडियंस, लैंग्वेज, टोन एंड स्टाइल, स्ट्रक्चर, इन सब के एंगल से हम लोग नॉर्मल राइटिंग को और टेक्निकल राइटिंग को समझने का कोशिश करेंगे। सो हम लोग पिछले बार भी बताए थे कि जो नॉर्मल राइटिंग होता है उसमें पर्सनल फीलिंग जुड़ा होता है, ठीक है। लिखने का कोई पार्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, लेकिन जो टेक्निकल राइटिंग होता है वो इन सारे चीज़ों से अलग होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए होता है, ठीक है। और स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, रिसर्च इत्यादि फील्ड में टेक्निकल राइटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जनरल राइटिंग में हमने आपसे ये भी चर्चा किया था कि किस तरह से जो है पोएम में, स्टोरीज में, नोवेल्स में, ठीक है, जनरल राइटिंग का प्रयोग होता है। तो चलिए प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक इस पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से अगर हम देखें कि टेक्निकल राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में क्या अंतर है। देखिए नॉर्मली जो अगर पर्पस होता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, नॉर्मल राइटिंग में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड करने के लिए और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी नॉवेल्स हैं, जितने भी शॉर्ट स्टोरीज है, सबका कुछ ना कुछ इस तरह का ही एम है, ठीक है, यही पर्पस है। अगर हम दूसरे तरफ देखते हैं टेक्निकल राइटिंग के बारे में, तो यहाँ ना तो एंटरटेन करना है, ना तो परसुएड करना है, ना तो एक्सप्रेस इमोशन तो बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इन्फॉर्म करना, इंस्ट्रक्ट करना, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ों को बताना, गाइड करना, ठीक है। क्लैरिटी पर ध्यान होता है और प्रिसीजन पर ध्यान होता है, यथार्थ चीज़ों को ही इसमें लिखा जाता है। दैट इज टेक्निकल राइटिंग, दैट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल राइटिंग। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें कि ऑडियंस कौन होते हैं नॉर्मल राइटिंग में, नॉर्मल राइटिंग में जो ऑडियंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो होते हैं जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए ये नॉर्मल राइटिंग्स होते हैं। डाइवर्स इन एज, किसी भी एज के हो सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, ठीक है, इन सब में डाइवर्सिटी हो सकता है। अब यहाँ आइए, अगर हम टेक्निकल राइटिंग के ऑडियंस के बारे में बात करें तो हमारा जो ऑडियंस होता है जिसके लिए हम ये टेक्निकल राइटिंग लिखते हैं वो कौन होता है। तो यू विल कम टू नो दैट
ये स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं सर्टेन नॉलेज और सर्टेन नीड के लिए। जैसे कि अगर कोई मोबाइल फोन में मैनुअल्स लिखा है, यूजर गाइड लिखा है, तो वो उस यूजर के लिए है, नहीं कि जनरल पब्लिक के लिए है। वो यूजर गाइड, वो मोबाइल फोन का जो मैनुअल्स है उसके अंदर, उसके बॉक्स में, ठीक है, रखा होता है और सिर्फ उस मोबाइल फोन को कैसे यूज करना है उसमें गाइडलाइन दिया रहता है। यानी कि जो हमारा ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस है, स्पेसिफिक ऑडियंस है, ना कि एक जनरल पब्लिक। ठीक है, तो ये ऑडियंस के हिसाब से नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा जो अगला, अगर हम पॉइंट देखें, दैट इज लैंग्वेज। जो भाषा है, किस तरह का भाषा हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, बहुत विस्तार से लिखते हैं। आप नॉवेल जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, चेतन भगत का फेमस बहुत सारे नॉवेल्स है और बहुत सारे मॉडर्न नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने अनेकों नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं जिसके नॉवेल्स के बारे में और उनके राइटिंग के बारे में आपने अवश्य देखा होगा, उनके कॉन्सेप्ट और उनके लिखने का तरीका को देखा होगा। काफी डिस्क्रिप्टिव होता है क्योंकि उसमें पर्सनल फीलिंग को जाहिर करना होता है आम लोगों के पास, रीडर्स के पास। ठीक है, मे यूज फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इत्यादि का इसमें प्रयोग होता है जो नॉर्मल राइटिंग होता है। ठीक है, जिसमें एक दूसरे से कंपैरिजन के लिए सिमिलीज का प्रयोग, ठीक है, मेटाफोर्स का प्रयोग, दूसरे तरह के फिगरेटिव लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है। वही अगर हम देखें टेक्निकल राइटिंग में, तो हमें इन सब में किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। काफी प्रीसाइज होता है, क्लियर, कंसाइज और एम्बिग्विटी तो होना ही नहीं चाहिए, किसी तरह का द्वंद्वता आना ही नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, एकदम क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका लैंग्वेज की बात। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पर्पस, ऑडियंस और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने नॉर्मल राइटिंग और फिर टेक्निकल राइटिंग को समझने का कोशिश किया है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अब देखते हैं हम लोग टोन और स्टाइल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टोन और स्टाइल क्या है? वेराइड टोन हो सकता है, पर्सनल सेंटिमेंट्स जुड़ा हो सकता है, ऑफन सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें बात करें तो फॉर्मल टोन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। किस खास प्रयोजन के लिए ही टेक्निकल राइटिंग का इस्तेमाल होता है, या तो रिसर्च पेपर सबमिट करना है या कोई प्रपोजल सबमिट करना है, यूजर गाइड है किसी का, उसको किसी पार्टिकुलर कंज्यूमर के लिए। यानी कि हमारा जो टेक्निकल राइटिंग में जो हमारा एंड यूजर होगा वो स्पेसिफिक होगा, टारगेटेड होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं। और इम्पर्सनल है, ना कि पर्सनल है, पर्टिकुलर किसी कंसर्न पर्सन के लिए ही वो लिखा गया है। ठीक है, अब आगे आइए, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लेक्सिबल है नॉर्मल राइटिंग। अगर नॉर्मल राइटिंग की बात करें तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑफन नैरेटिव होता है एंड थीमेटिक होता है। तो ये आपका नॉर्मल राइटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इधर आते हैं इस पॉइंट में, तो आप ये देखोगे कि इस तरह से नहीं है। इसमें जो है स्ट्रक्चर्ड विद सेक्शन, स्ट्रक्चर तो होगा, सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, कैटेगरीज बना है, हेडिंग्स दिए गए हैं, सब हेडिंग्स दिए गए हैं। आप किसी यूजर मैनुअल्स, यूजर गाइड को देख करके कहीं से आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। और वो नैरेटिव टाइप का तो बिल्कुल नहीं है, कहानी की तरह तो बिल्कुल नहीं है कि एक स्टोरी लिख दिया गया है और उस स्टोरी में ही सारा कुछ शामिल है, आप उसको पढ़ लो। बिल्कुल जो है हेडिंग दिया रहता है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करे पॉइंट बाई पॉइंट, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्निकल राइटिंग। ओके, तो हम लोगों ने ये जाना। अभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग एक प्रोफेशनल राइटिंग है। नॉर्मल राइटिंग हम आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, बहुत सारे बारीकी चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरी होती है। और इसीलिए मॉडर्न समय में आप देख सकते हैं कि टेक्निकल राइटर जो प्रोफेशनल्स है उसका भी डिमांड हाई लेवल पे है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो है ही, अपार्ट फ्रॉम डैट ये एक प्रोफेशनल कोर्स भी है। तो फिर हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल राइटिंग एंड द टेक्निकल राइटिंग। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, एस्पेक्ट है, वो डिटेल लेवल
इसके बारे में अगर बात करें तो वेराइज में इंक्लूड पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है। लेवल की बात करें तो पर्सनल ओपिनियन शामिल हो सकते हैं, अलग अलग तरह के वेरी करते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल राइटिंग की अगर हम लेवल की बात करें तो डिटेल्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, नो पर्सनल ओपिनियंस इज अलाउड ओवर हियर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है जिस हिसाब से हमें देखना है दोनों में डिफरेंस, दैट इज द यूज ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। कभी कभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से एक या दो लाइन में नहीं बनाकर लिखोगे। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मेंशन करने होंगे। तो इन एस्पेक्ट के माध्यम से आप नॉर्मल राइटिंग में और टेक्निकल राइटिंग में आप देख सकते हो कि किस तरह से हम काफ़ी अच्छा डिफरेंस निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। तो यूज ऑफ ग्राफिक्स की बात करें, अगर डिजाइन की बात करें तो किस तरह का, इनहांसेस कंटेंट बट नॉट ऑलवेज नेसेसरी। यहाँ पे ग्राफिक्स का नॉर्मल राइटिंग में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी इस्तेमाल भी लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ग्राफिक्स की बात करें तो आप देखोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि एसेंशियल फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीडियर्स, ये काफी जरूरी होता है, ठीक है। इसमें काफी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये अगर आप किसी यूजर गाइड में, मैनुअल्स में आप किसी चीज को मेंशन कर रहे हो तो वहां ग्राफिक्स मेंशन करोगे, अगर आप पिक्चर्स मेंशन करोगे तो उस कंडीशन में क्या है ना कि उसके लिए आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा कि वो चीजों को समझ पाएंगे, राइटिंग एस्पेक्ट को तो देखेंगे, प्लस वो समझ भी पाएंगे कि ये चीज है या नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा जार्गन एंड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो जार्गन और टर्मिनोलॉजी की बात अगर हम करें, ठीक है, तो जार्गन होता क्या है? देखिए जार्गन वैसे वर्ड्स है जैसे प्रोफेशनल सेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं ना कि पार्टिकुलर कोई इंडस्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय जो है और उस संस्था के तरफ से, उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के तरफ से कुछ जार्गन और स्पेशलाइज्ड वर्ड होते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा है, टाटा स्काई का अपना है भाई, तो उसका अपना पैकेज बना रखा है, या फिर एयरटेल का जो भी है, अगर किसी पार्टिकुलर कंपनी है तो उसने कुछ जार्गन वर्ड्स बना रखे हैं कि वो उस स्पेशलाइज्ड या तो उनकी एम्प्लॉय जानेंगे या तो फिर वो कंपनी की टीम जानेंगे। तो वैसे जार्गन वर्ड्स जो है वो अगर हम नॉर्मल राइटिंग में यूज करें इंडस्ट्रियल वर्ड्स को तो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। ये पैकेज क्या होता है, अगर हम नॉर्मल लोगों को बताएं कि किस तरह का पैकेज है, तो पैकेज बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वहां पे किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में इस पैकेज का एक विशेष मीनिंग होता है और वो वहां के लोग इसको टेक्निकली समझ पाते हैं। तो जार्गन और टर्मिनोलॉजी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके का है। तो ये जार्गन और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जार्गन और टर्मिनोलॉजी जो है ये स्पेशलाइज्ड होता है उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उस कंपनी के लिए, ना कि नॉर्मल राइटिंग में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए अगर हम नॉर्मल राइटिंग में ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, ये पता चलेगा कि जो इसके यूज़र है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, जो इसके यूज़र है वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल राइटिंग में जार्गन्स को क्या करते हैं, मिनिमल यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म्स, इसका ना के बराबर यूज होता है या होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग टेक्निकल राइटिंग में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये इससे इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां के जो एम्प्लॉय है उस चीज को वो अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नॉर्मल राइटिंग में तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन स्पेशलाइज सेक्टर में, स्पेशलाइज इंडस्ट्री में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, तो हम लोग ने क्या देखा कि नॉर्मल राइटिंग में इसका मिनिमल यूज होता है, जबकि एक्सटेंसिव यूज होता है टेक्निकल राइटिंग में। अब आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट से देखें अगर हम, तो ये होना चाहिए क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए जो नॉर्मल राइटिंग है, लेस स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसिंग होना चाहिए, ठीक है।
वही अगर टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो बिल्कुल क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव फ्रीडम की जरूरत नहीं है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, बट ये क्या है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, इसका एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही टेक्निकल राइटिंग को फॉलो करना है, ना कि उसमें पूरा भरपेट जो है उसमें हम लोग ये डालेंगे, क्रिएटिविटी डालेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट डालेंगे और लाइन बाय लाइन स्टोरी लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्रिएटिव फ्रीडम होता है, जबकि इसमें स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होता है डॉक्यूमेंटेशन के एडहेरेंस के लिए। चलिए, तो कई एस्पेक्ट के हिसाब से हम लोगों ने नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग के बारे में जाना। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने क्या बताया था, बहुत तरह के टाइप्स बताया था मैंने, यूजर मैनुअल्स हो गया, एसओपीज हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स हो गया, ठीक है, प्रपोजल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये सारे मैंने टेक्निकल राइटिंग के बारे में बताया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक ही है वो टेक्निकल राइटिंग है। चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब तक हम लोगों ने जो देखा वो यह देखा कि नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने देखा, कई पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने टेक्निकल राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में डिफरेंशिएट, मैंने आपको बताया, दोनों में डिफरेंस बताया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पॉइंट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज दैट नॉर्मल राइटिंग जो है, वहां पे आप देखोगे तो आप ये देख लो कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल राइटिंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल राइटिंग, द अपर मोस्ट पार्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल राइटिंग। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। कैन यू प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई द डिशवॉशर्स मे नॉट बी परफॉर्मिंग इट्स क्लीनिंग फंक्शन effectively, including any necessary checks and adjustments that might resolve the issue। भाई, इनकी जो बातें हो रही है, ये एक कंज्यूमर है या फिर स्पेसिफिक कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। इन्होंने ये जो मेंशन किया है कि ये जो डिश वॉशर है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा है, क्लीनिंग फंक्शन इनका परफॉर्म नहीं है, ठीक है, और अगर कोई इंक्लूडिंग कोई नेसेसरी चेक है, एडजस्टमेंट है, तो कोई रिजॉल्व अगर कर सकता है इस समस्या को। इतनी सारी चीजों को इन्होंने इतने डिटेल में लिखा। दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉर्मल राइटिंग। इसमें डिस्क्रिप्टिव चीज होता है, बट कि अगर हम दूसरे पार्ट में टेक्निकल राइटिंग में देखें तो हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए, हमें नैरेटिव कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, हमें यूजर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें वैसे पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करके लिखने हैं सो दैट यूजर इसको आसानी से समझ सके। यूजर इसको या तो किसी, ठीक है, या तो इसमें कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट हो जो कि बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाए। ग्राफिक का प्रयोग कर सकते हैं आप। यूजर मैनुअल्स के बगल में पिक्चर्स भी दिया रहता है, किस तरह से सीम को लगाए, किस तरह से इंसर्ट करे, किस तरह से ट्रबल शूट करे, स्टेप बाय स्टेप इमेज के साथ, ग्राफिक्स के साथ ये चीज समझाया रहता है। और इससे यह पता चलता है कि टेक्निकल राइटिंग क्यों जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए और यूजर्स के लिए। चलिए, तो इतने सारे चीजों को आप देखो कि किस तरह से इजी वे में टेक्निकल राइटिंग के शब्दों में लिखा गया है कि ट्रबल शूटिंग डिश वॉशर, चेक फिल्टर्स, स्प्रे आर्म्स एंड डिटर्जेंट। यानी कि इनका जो समस्या है, इस समस्या को नॉर्मल राइटिंग में ऐसे लिखा गया और इसी समस्या को टेक्निकल राइटिंग में इस तरह से मेंशन किया गया है डियर स्टूडेंट, जो कि काफी यूजर फ्रेंडली है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, और कंसाइज है, जो कि एक टेक्निकल राइटिंग का फीचर होता है, जो कि एक टेक्निकल राइटिंग का एडवांटेज होता है। वो सारा का सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ है। चलिए, सो वी हैव सीन द फर्स्ट एग्जांपल। लेट्स एलोबरेट दिस टेक्निकल राइटिंग एंड नॉर्मल राइटिंग विद द हेल्प ऑफ सम अदर एग्जांपल्स एज वेल। ओके, चलिए, जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, दैट इज दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉर्मल राइटिंग। आइए देखते हैं इसको। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहां पे, ठीक है, वुड यू बी एबल टू
guide me through the intricate setup process of this smartphone covering essential actions such as SIM card installation, account setup, and establishing network connectivity. This is the different example. Okay, would you be able to guide me through the intricate setup process of this smartphone covering essential actions such as SIM card installation, account setup, and establishing network connectivity. ठीक है, अब ये चीज जब हमने देखा तो इतने लॉन्ग टाइप में भाई साहब ने इस चीजों को लिखा। ठीक है, अब इसको इतने लॉन्ग टाइप में लिखा गया जो कि बिल्कुल नैरेटिव लग रहा है। इस चीजों को कितना इजी कर सकते हैं, कितना कंसाइज कर सकते हैं, कितना क्लियर कर सकते हैं, यह चीज आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि इसी टर्म को अगर टेक्निकल राइटिंग में लिखा गया तो ये बता रहे हैं कि सेटिंग अप स्मार्टफोन, इंसर्ट सिम, सेटअप अकाउंट, कनेक्ट टू नेटवर्क। सेटिंग अप स्मार्टफोन में इंसर्ट सिम, सेटअप अकाउंट एंड कनेक्ट टू नेटवर्क। इसी चीजों का डिमांड इन्होंने इतने डिटेल में किया और इसको टेक्निकल राइटिंग में हम लोगों ने इतने इजी वे में कर लिया। दैट इज वाई नाउअडेज दीज टर्म्स आर इन वेरी लार्ज यूज। ओके, लेट्स गो अहेड। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्दर टेक्निकल राइटिंग को समझना और इसको लिखना दोनों में काफी डिफरेंस है। तो हम लोग आगे के सिलेबस में सब कुछ सीखेंगे, बट फर्स्ट according to the given syllabus we have to go through and we have to learn point by point every topic which you have to learn in your particular syllabus. Okay, let's go ahead. The third example is, can you help me understand the myriad of reasons why the remote control might be malfunctioning and the specific steps I should take to diagnose and rectify the problem. ठीक है, क्वेश्चन इनका यही है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने में कि क्यों जो है रिमोट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और कुछ स्पेसिफिक स्टेप अगर आप मुझे बताओ इसको। इसी चीज़ों को टेक्निकल राइटिंग में कितना आसानी तरीके से समझा दिया गया है। आप ये देखो, फिक्सिंग रिमोट कंट्रोल। मैटर क्या है? रिमोट कंट्रोल को फिक्स करना, चेक बैटरीज एंड सिग्नल एंड पेयरिंग। जब आप किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हो और आप अपनी समस्या को बताते हो तो वो पूरे डिटेल में आपकी चीज़ों को नहीं लिखता है, वो आपके कहे गए चीज़ों को ना अपने वर्ड पैड में, अपने नोट पैड में काफ़ी समराइज करके लिखता है, और वही चीज़ उसके कॉल लॉग में रहता है एज अ टेक्निकल राइटिंग के रूप में। वो ईजी टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एम्प्लॉय के पास जब जाता है तो प्रीवियस कॉल लॉग के माध्यम से वो पहचान पाता है कि अगले का प्रॉब्लम क्या है। अगर यही चीज पूरे डिटेल में नैरेटिव करके लिखा रहे तो इतना समय किसी प्रोफेशनल के पास नहीं होता है कि पूरे डिटेल को देखे और फिर चीजों को समझे। इसलिए लास्ट स्टेटस में ये चीज देख करके आसानी से बताया जा सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। सो ये इजी वे हो जाएगा। चलिए, अगर इसी नॉर्मल राइटिंग को, जो कि हम लोगों ने इतना डिटेल में इसके डिफरेंस को जाना, इसके एग्जाम्पल्स को जाना, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं जो आप लोग शुरू में लिखने वाले थे, जो कि लिखना नहीं है बट इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग कि नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग को समराइज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोर अबाउट क्रिएटिविटी एंड इमोशनल कनेक्शन, इट्स फ्लेक्सिबल, यूजेस एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस एंड द टारगेट्स अ वाइड रेंज ऑफ रीडर्स। एक काफी संक्षिप्त तरीके में नॉर्मल राइटिंग का डेफिनेशन। वही इफ वी सी अबाउट द अदर पार्ट, तो हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल राइटिंग की अगर बात करें तो टेक्निकल राइटिंग किन चीज़ों पे फोकस करता है। सो मैंने एग्जांपल्स में आपको पहले ही बता दिया है। नाउ सी व्हाट्स द थिंग। पहला हो गया क्या? फोकसेस ऑन क्लियरिटी नॉट द क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी नॉट द इमोशनल कनेक्शन, ओके, स्ट्रक्चर्ड यूज ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है, ना कि एक्सप्रेसिव थिंग, एंड टारगेट्स स्पेसिफिक ऑडियंस, ना कि अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस और रीडर्स, नॉट रिक्वायर्ड। सो विथ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो ये नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में डिफरेंस है कि नॉर्मल राइटिंग जो है वो ज्यादा रचनात्मक होता है, ठीक है, मनोभावनाओं का कनेक्शन होता है उस राइटिंग में, ठीक है, इट्स फ्लेक्सिबल, काफी लचीला है लिखना, फ्लेक्सिबल इजी बनाया गया है, यूजेज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, और जो है एक्सप्रेसिव लैंग्वेजेस का यूज होता है, पूरे डिस्क्राइब किया जाता है अपने भावनाओं को, ठीक है, बहुत बड़े लेवल के ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, जैसे कि आपका प्रोज हो गया, जैसे कि आपका पोएट्री हो गया, जैसे कि आपका नॉवेल हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स। वही टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो ये क्लियरिटी पर ध्यान देता है, एक्यूरेसी पर ध्यान देता है, इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होता है, जो चीज बताना है उसी चीजों पे फोकस होता है, एंड टारगेट्स स्पेसिफिक ऑडियंस, और ये स्पेसिफिक किसी खास ऑडियंस को ही टारगेट करता है, नहीं कि जनरल लोगों को टारगेट करता है। और ये खास लोग जो होते हैं वो होते हैं किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के यूजर, ठीक है, जिनके बारे में या फिर किसी पार्टिकुलर रिसर्च पेपर जिनको सबमिट करना है, ठीक है, रिसर्चर्स हो गए, यूजर्स हो गए, यानी कि ये काफी जो है स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टारगेट करके बनाया जाता है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मैंने जो है आपको बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। होपफुली इतने सारे एग्जांपल्स और इतने सारे एस्पेक्ट के आधार पे बताए गए डिफरेंस के बाद, होप यू हैव नो एनी डाउट अबाउट द टेक्निकल राइटिंग एंड द नॉर्मल राइटिंग इन अबाउट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग में ये सारी चीज़ भी शामिल है, जिसमें मैनुअल्स है, यूज़र गाइड्स है, रिपोर्ट्स है, वाइट पेपर्स है, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने सारी चीज़ों को देखा समझा, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। हमारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ी ही VVI क्वेश्चन भी बनता है इससे, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के लेसन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषताएं है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। सो लेट्स सी वन बाय वन एक्सप्लेनेशन, लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहले देखिए, इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन बड़ी ही स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि द राइटिंग शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्री ऑफ एम्बिग्विटी। बहुत ही इजी होना चाहिए समझने में, किसी तरह की द्वंद्व ना हो, किसी तरह की व्याकुलता, कंफ्यूजन इसमें नहीं हो। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि इंस्टीड ऑफ सेइंग द सर्वर इनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, कि अगर हम ये कहें कि सर्वर में जो है एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन जो है, इस तरह का प्रॉब्लम आया है, तो हमको इसको सिंपली वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि द सर्वर हैज एन एरर एंड कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ठीक है। इतने लॉन्ग टर्म में और कॉम्प्लिकेटेड एम्बिग्यूटी वे में जो मैंने बताया, तो उसी चीज को हम क्लियर वे में यू शुड से इस तरह से कह सकते हैं कि द सर्वर हैज एन एरर एंड कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमारे पास अभी समस्या आ गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का, और हम आपको समझाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसके बैकग्राउंड समस्या के बारे में आपको समझाने लगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम अबाउट दिस एंड दैट, सो बेहतर ये है कि हम आपको सिंपली वे में बोल सकते हैं कि देयर इज अ टेक्निकल एरर, सो द क्लास विल नॉट पॉसिबल। बट ये बातें फॉर एग्जाम्पल है, नॉट द रियलिटी। तो क्लैरिटी का मतलब समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल को देख करके, ठीक है, कि द सर्वर हैज एन एरर एंड कैन नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, कंसाइजनेस होना चाहिए, संक्षिप्त भी होना चाहिए, ठीक है। यूज एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल वाइल स्टिल कन्वेइंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग, कंसाइज होना चाहिए। तो कंसाइज का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट कि हमको कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज मिनिमम वर्ड्स, जितना कम से कम शब्दों में हम अपने बातों को एक्सप्रेस कर दे, दैट इज द कंसाइजनेस, ठीक है। सो देखिए एग्जाम्पल हम देखकर समझ सकते हैं कि रिप्लेस द बैटरी is more concise than in order to continue using the device you need to replace the battery।
हमें इतना समझाने की जरूरत नहीं है टेक्निकल राइटिंग में कि भाई आप कंटिन्यू यूज करना चाह रहे हैं डिवाइस को तो आपको बैटरी बार बार बदलते रहना है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टीड हम ये कह सकते हैं कि रिप्लेस द बैटरी इज मोर सिंपल से बोल सकते हैं कि बैटरी को क्या करे, रिप्लेस करे, बैटरी को क्या करे, रिप्लेस करे। ठीक है, तो ये कंसाइज वे हो गया जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बैटरी बदलने की बातें हो रही है, रिप्लेस होने की बातें हो रही। तो जहां हम लोगों ने पहले नंबर पॉइंट में क्लियर और दूसरे नंबर क्लैरिटी कंसाइजनेस देखा, उस तरह से एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग का थर्ड पॉइंट जो है वह है एक्यूरेसी। द थर्ड पॉइंट इज द एक्यूरेसी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बारे में समझते हैं क्या है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त में तो होना ही चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, सही होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसमें है कि इंक्लूडिंग ए स्पेसिफिक मेजरमेंट्स like the component weight 1.5 kilogram is more accurate than saying the component is heavy। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें the component is heavy तो यहां पे हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे डियर स्टूडेंट कि हेवी कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि यूजर को ये समझ में आ जाए कि जो कंपोनेंट है बहुत ही हेवी है। तो ये एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस लाइन के जगह कि द कंपोनेंट इज हेवी के जगह हम इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं दैट इज द कंपोनेंट वेट्स 1.5 kg। ये सिंपल हो गया है कि वहां पे मैंने कंपोनेंट का वेट ही मेंशन कर दिया, किसी तरह की एम्बिग्यूटी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल गया, सही इंफॉर्मेशन मिल गया। सो ये थर्ड पॉइंट एक्यूरेसी हो गया आपका। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग का जो थर्ड पॉइंट हो गया एक्यूरेसी हो गया। अगर इस चीज को हम लोग समझ लिए हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑडियंस अवेयरनेस। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज द ऑडियंस अवेयरनेस। ठीक है, जो हमारे ऑडियंस है उसके बारे में जागरूकता, कैसा होना चाहिए टेक्निकल राइटिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें ऑडियंस अवेयरनेस होना चाहिए। टेलर द कंटेंट टू द नॉलेज लेवल एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो हम जिस पार्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं उस ऑडियंस तक पहुंच सके, वो बात हमारा उस ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सके, ऑडियंस उस चीज़ों को ग्रैब कर सके, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एग्जाम्पल से माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। यूजिंग सिंपलर लैंग्वेज एंड मोर एक्सप्लेनेशंस फॉर बिगिनर्स लाइक क्लिक द सबमिट बटन टू सेव योर चेंजेस वर्सेस सबमिट योर चेंजेस। ठीक है, अब आप देख लो कि अगर हम इसमें सीधे कहते हैं कि सबमिट योर चेंजेस तो ये चीजें शायद समझ में नहीं पाए, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही है, बताना ही है। जो ऑडियंस है उसके बारे में हमें और टारगेट ऑडियंस को समझ में आने के लिए हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि क्लिक द सबमिट बटन टू सेव योर चेंजेस। ठीक है, सो ये सारी चीजें है, यानी कि क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट के साथ साथ ऑडियंस अवेयरनेस भी उसमें होना चाहिए कि हमारा ऑडियंस किस तरह का है, वो चीज़ों को ग्रैब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग में ऑर्गेनाइज्ड। चीज़ों को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से हमें रखना है। देखिए, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, इसका मतलब यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोगों को लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखना है, और इस चीजों को आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, यूजिंग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्ड लिस्ट टू ऑर्गेनाइज स्टेप्स इन यूजर मैनुअल्स।
इन्हीं चीजों से चीजें जो है वो काफी अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव हो गया, काफी इंप्रेसिव हो गया। यानी कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में ना लिखे, चीजों को जैसे तैसे पजल्ड वे में लिखे, तो वो एक यूजर के लिए सही चीज नहीं होगा और वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उस तरह की राइटिंग की कोई अहमियत नहीं है यूजर के पास। यूजर हमेशा एक इजी वे ढूंढते हैं, क्योंकि यूजर हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि क्या करना है नेक्स्ट वे। वो खुद से भी 25 तरीका का प्रयोग कर लिए रहते हैं कि इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर वही इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले तो वो उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और उसको अप्रिसिएट करेंगे इन चीज़ों को। सो दैट इज़ वाई कि इस तरह के सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, नंबर्ड लिस्ट, ये सब चीज़ जो हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सही होना चाहिए। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग। नेक्स्ट है विजुअल एलिमेंट्स की बात अगर करें, ठीक है, तो विजुअल एलिमेंट्स में डियर स्टूडेंट क्या है? विजुअल एलिमेंट्स का मतलब ही हो गया, ठीक है, विजुअल एलिमेंट्स का मतलब ही हो गया कि उसमें कुछ जो है ऑडियो, कुछ वीडियो, कुछ इमेजेस, कुछ ग्राफिक्स का प्रयोग हम करें, ठीक है, ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। यूटिलाइज डायग्राम्स, चार्ट्स एंड इमेजेस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, द टेक्स्ट एंड ऐड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें जो है, डायग्राम का प्रयोग करना, चार्ट्स का प्रयोग करना, इमेजेस का प्रयोग करना, ठीक है, ये सारा चीज इसमें एड अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकल राइटिंग पार्टिकुलर किसी एक कंसर्न नॉर्मल जनरल यूजर्स के लिए होता है। अब ये यूजर्स वेराइड टाइप के होते हैं। ये यूजर्स एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, ये यूजर एक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जिसके लिए एसओपी लिखा गया है, ये यूजर्स एक मैनेजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये यूजर्स बड़े लेवल के कॉर्पोरेट जो है सीईओ भी हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस के पास जो है चीज़ों को कैसे पहुंचाया जाए, टेक्निकल राइटिंग लिखते समय ये सारी चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो विजुअल एलिमेंट्स जो है इसका एक पार्ट हो गया, ठीक है, जो चीज़ों को काफ़ी ईजी वे में समझने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, लेबल डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं ऑफ ए डिवाइस, ठीक है, कंपोनेंट्स कैन हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड हाउ टू असेंबल इट। और होता ही है किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में देख लीजिए, या फिर मोबाइल फोन्स के डब्बे पे उसके जो यूज़र गाइड पे होते हैं वो सारा स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है, ताकि अगर वो नहीं भी पढ़ा जाए तो भी उस स्टेप को देख करके लोग काम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग तो इस विजुअल एलिमेंट्स के माध्यम से ही काम कर लेते हैं, उनको उस टर्मिनोलॉजी को देखने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से वो टर्म्स और ये विजुअल एलिमेंट्स दोनों जो है काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ बन जाता है, काफ़ी यूजफुल चीज़ बन जाता है टेक्निकल राइटिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, तो इसका जो एक जो इसका एट्रीब्यूट है, एडवांटेज है, वो एक कंसिस्टेंट चीज़ों पे भी है, यानी फ्रीक्वेंटली चीज़ों को बदला ना जाए, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब क्या, स्थिर। कंसिस्टेंट मतलब हो गया कि स्थिर, एक जगह स्थिर रहने वाला चीज, अस्थायी रहने वाला चीज, बार बार चीजें को बदला ना जाए, टर्मिनोलॉजी को नहीं बदला जाए, यहाँ पे टर्म को बार बार नहीं बदला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर हम कहीं क्लिक का यूज कर रहे हैं तो उस पूरे यूजर मैनुअल को प्रेस की जगह हम क्लिक ही यूज करेंगे, ना कि कहीं क्लिक कर देंगे और कहीं प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों का मीनिंग तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यूजर्स के बीच में, जो कि एक टेक्निकल राइटिंग के लिए सही नहीं है। इसलिए हम कंसिस्टेंट चीजों का प्रयोग करेंगे। तो कंसिस्टेंसी भी एक इसका पार्ट है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इंश्योर द कंटेंट इज यूजेबल बाय पीपल विथ अ वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज, ठीक है। कौन इसको एक्सेस कर सकता है, तो एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। जिस व्यक्ति तक ये पहुंच रहा है, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ओल्ड एज हो सकते हैं, न्यू एज हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। तो हम ऑडियंस को जो है ऐसा एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें जिससे किसी भी रेंज के लोग इसको क्या कर सके, समझ सके। तो हम लोगों को इस चीज को ध्यान में रख करके टेक्निकल राइटिंग लिखना है, ठीक है। तो इसमें उनके एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, ठीक है, इन सारी चीजों को देख करके हमें यूजर जो कंटेंट को तैयार करना है। लाइक प्रोवाइडिंग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर इमेजेस,
so that screen readers can convey the information. Providing text description for images, जो इमेज लिखे गए, अब जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इमेज को नहीं, जो टर्म्स को नहीं देखते हैं, उनको इमेज के माध्यम से ही पता चल जाता है। तो कुछ ऐसे भी तो यूजर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो कि दोनों का हेल्प ले रहे हैं, यानी कि जो इमेजेस है वो भी और उस पर लिखे गए डिस्क्रिप्शन दोनों का हेल्प ले रहे हैं, इसलिए दोनों होना जरूरी है। ये एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए ये एक्सेसिबल हो। ठीक है, चीज रेलिवेंट होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, उचित हो, इधर उधर की बातें कम हो, इंक्लूड ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज पर्टिनेंट टू द यूजर्स टास्क और गोल, जो जिस उद्देश्य से उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखा जा रहा है उसमें वो स्पेसिफिक गोल ही मेंशन हो, ना कि दूसरे तरह की कोई इंफॉर्मेशन उसमें शामिल हो। ठीक है, अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड की बात करें तो सिर्फ उसमें फोकस होना चाहिए इंस्टॉलेशन के स्टेप को, ना कि सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री मेंशन किया जाए। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो उसमें मेंशन होना चाहिए इंस्टॉलेशन गाइड में उसके स्टेप को, ना कि सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री को उसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द पार्ट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूजर इंगेजमेंट होना चाहिए, यूजर इंगेजिंग टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, यूजर इंगेजिंग टर्म्स ये होना चाहिए कि इसमें हम लोगों को मेक द कंटेंट इंगेजिंग एंड इजी टू फॉलो। कैसा होना चाहिए? इंगेजिंग होना चाहिए और फॉलो करने में बहुत ही आसान होना चाहिए, कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप इस तरह से लिखा हो कि फिर वो क्या हो, अगला नर्वस ना हो, या फिर अगला को एम्बिग्विटी नहीं हो, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रख करके, यानी यूजर इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल में हो गया कि ब्रेकिंग डाउन लॉन्ग सेक्शंस इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड यूजिंग क्लियर एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट पॉइंट्स। ठीक है ना, छोटे छोटे सेक्शन में इसको ब्रेक कर देना, लंबे लंबे चीजों को नहीं, मतलब इंगेज करके रखना है कि इसके बाद ये टर्म, इसके बाद ये टर्म, इसके बाद ये टर्म, ये सारे चीज। तो अभी जो मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, क्या बताया अभी मैंने आपको बताया ये सारा चीज। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग। अभी तक जो आपने सीखा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, तो लास्ट में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्दर अब टेक्निकल राइटिंग के एट्रीब्यूट्स को अगर हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, तो फिर हमको आगे के बारे में पढ़ना है। चलिए, एट्रीब्यूट्स अगर जान गए हैं तो हम लोग बेनिफिट्स के बारे में भी जान लेंगे। आज के क्लास में बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए? इनहांस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलिए, एट्रीब्यूट्स जान गए हैं, डिफरेंस जान गए हैं नॉर्मल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग में। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स 10 पॉइंट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बताया। तो हम लोग जो है बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग को भी जानने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो जो हमारा बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में बात करें तो ये होना चाहिए, एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रेड्यूस्ड एरर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावे इंप्रूव्ड एफिशिएंसी होना चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, और बेटर कम्युनिकेशन के बाद एनहांस ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉम्प्लायंस एंड सेफ्टी। ठीक है, नॉलेज प्रिजर्वेशन, सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, तो ये सारे जो है हमारे टर्मिनोलॉजी है, किसके है? बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग के बारे में डियर स्टूडेंट हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे। तत्काल में आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं अभी तक के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें आपने एट्रीब्यूट्स को देख लिया। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को देख लिया अगर आपने, तो अभी जो तत्काल में हम लोग बेनिफिट्स के बारे में फर्दर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं उसमें हमारा कुछ क्वेश्चंस बन के आ रहा है। इस क्वेश्चंस को आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे,
सो पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बन के आ रहा है वो ये है कि व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन के आ रहा है जो अभी तक मैंने आपको बताया है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो बन रहा है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा जो व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग टेक्निकल राइटिंग में और नॉर्मल राइटिंग में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को देखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड नॉर्मल राइटिंग। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग में क्या अंतर है वो हम लोगों को देखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड नॉर्मल राइटिंग। ठीक है, और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आज के क्लासेस में जो हम लोग देखे हैं कि व्हाट आर some important, what are some important, what are some important, what are some important attributes, what are some important attributes ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो इस पार्टिकुलर आपके चैप्टर से बन के निकल रहे हैं वो है। जहां तक बात रह गई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग एक दिन आएंगे और क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग, व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल राइटिंग एंड नॉन टेक्निकल राइटिंग, व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ये सारी चीजों को जो है आपको फर्दर घर पे स्टडी करना है, लिखकर अभ्यास करना है। आगे वाले क्लास में हम लोग जो अब आज बेनिफिट पढ़े हैं, बेनिफिट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में और दूसरे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच।